हम लोग अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास ये टर्म जो यूज होगा, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर those which exist as molecules, यानी जिसका मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्टेंस होगा उसके लिए मॉलिक्यूलर मास। यानी कि कंपाउंड के लिए, जैसे हम लोग अगर लेते हैं SO2 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास। Cl2 ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास, लेकिन H2 अगर है तब मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास, हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला था, जो कि AMU में लिया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या था? यहाँ हम लोग लिए थे एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ any absolute mass of one atom of any element by 1/12 into mass of one atom of C12 आइसोटॉप। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास था। तो बस इसी के तरह हम लोग, है ना, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सिमिलरली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM क्या हुआ? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट बताए थे कि एब्सोल्यूट मास जो कि ग्राम में रहता है। तो एब्सोल्यूट मास ऑफ, अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ एटम के जगह अब हो जाएगा मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी, यहाँ एलिमेंट तो नहीं होगा, अब ये कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा उसके बाद नीचे ये एज इट इज रह जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। यानी कि हम लोग को ये एक ही याद रखना है, उससे दूसरा मिल जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये एक नंबर है जो बताता है उसके एक एटम का मास, ये एटॉमिक मास यूनिट से कितना गुना भारी है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास is a number that represents that one molecule of the compound is how many times heavier than 1 AMU, है ना। तो इसी तरह से हम लोग therefore ये लिख सकते हैं, relative molecular mass is defined as a number which represents that one molecule
of the compound, one molecule of the compound is how many times heavier than 1/12 of mass of one atom of C12 isotope. तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज ए नंबर which represents that one molecule of the compound is how many times heavier than 1/12 of mass of one atom of C12 isotope, या इतना को हम लोग 1 AMU कहेंगे। तो 1 AMU से कितना गुना भारी है, इसी से हम लोग, अगर मान लीजिए किसी का मॉलिक्यूलर मास 40 है, इसका मतलब उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट से 40 टाइम्स हेवियर है। तो ये रिलेटिव, जैसे एक ऐसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड मान लीजिए, जैसे 1 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल मतलब होता है 100 kg। अब हम लोग कोई भी सब्सटेंस कहीं रखा हुआ है, उसका 500 kg है, तो उसको क्विंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऊपर में 500 kg जो किलोग्राम में लिखे वो एब्सोल्यूट मास हुआ, और नीचे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100, तो नीचे 100 लिखेंगे, तो 500/100 दैट इज 5 क्विंटल। तो उसी तरह से ये जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हुआ, ये क्विंटल की तरह ही हुआ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर में एग्जैक्ट मास लिखेंगे ग्राम में, और नीचे 1 AMU में कितना ग्राम होगा उसको लिखेंगे। यानी कि इसको देयरफॉर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ये एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास बाय जो AMU में लिखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻24 ये ग्राम, और ये एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से और हम लोग लिख सकते हैं ये एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस तरह से एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड is calculated as the algebraic sum of relative atomic masses of all the constituent elements। जैसे होगा क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कैसे निकालते हैं,
जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का CO2 का ही निकालना है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास सबका अलजेब्रिक सम, जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस अलजेब्रिक सम, 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार आएगा, इसलिए 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? ये 44 हम लोग डायरेक्ट सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं, या 44 AMU भी लिख सकते हैं, या सीधा 44 U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। उसी तरह से अब मान लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास हम H2SO4 का लेते हैं। H2SO4 का अगर लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। फिर सल्फर का तो एक ही एटम है तो एक बार ही लिखेंगे 32। फिर ऑक्सीजन का 4 एटम है और एटॉमिक मास 16 है, कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64, तो ये हो जाएगा 98 U और AMU। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब अगर C6H12O6 इसका निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 6 एटम इंटू 12 एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 12 एटम है और एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 6 एटम है, एटॉमिक मास 16, तो 72 + 12 + 96, तो 6 2 8 2 10, 9 1 10, 11 and 7 18, 180 U और AMU। तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 है, इसका क्या मतलब हुआ? 44 अगर है, इसका मतलब हुआ कि CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 1 AMU से कितना गुना ज़्यादा है? 44 टाइम्स ज़्यादा है। अगर H2SO4 का 98 आया, इसका मतलब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास 1 AMU से कितना गुना ज़्यादा है? 98 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग लेते हैं कि फाइंड द एब्सोल्यूट मास of one molecule of CO2। तो एब्सोल्यूट मास निकालना है, CO2 के एक मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मास निकालना है। तो एब्सोल्यूट मास ये किस तरह से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसका CO2 का सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। CO2 का कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 × 16, ये तो 44 U हो गया। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट मास कैसे निकालते हैं, वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और इनटू कितना था? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये एब्सोल्यूट मास हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये कब ज़रूरी पड़ता है हम लोग को ये भी याद रखना है कि कभी जैसे
ये आईआईटी में क्वेश्चन में आया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि एक डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। अब यहाँ कह रहा है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है, उसका वेवलेंथ निकालिए। तो हाइड्रोजन का स्पीड ये v दिया हुआ है, h का वैल्यू एक कांस्टेंट है, पता रहता है। m कितना लिखेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो m अक्सर स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, h का जो भी वैल्यू होगा m का वैल्यू को 2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, 2 लिख करके बना देता है। ये गलत है। यहाँ हम लोग को चाहिए एब्सोल्यूट मास, क्योंकि एच भी एसआई यूनिट में, वेलोसिटी भी एसआई यूनिट में है, तो मास भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। और मास एसआई यूनिट मास का केवल केजी होता है, और जब भी ग्राम या किलोग्राम में मास हो तो वह एब्सोल्यूट मास होता है। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का मास एब्सोल्यूट मास रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो एब्सोल्यूट मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू इतना करके जो आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ऐसे आगे कुछ सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर हमें मॉलिक्यूल का रिलेटिव मोलर मास चाहिए और वहाँ से एब्सोल्यूट मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिलेटिव मास निकालेंगे, फिर उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मास मिल जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम में, विशेष करके एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब में, हम लोग को एब्सोल्यूट मास जरूरी पड़ता है। तो एब्सोल्यूट मास इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर मास। एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर मास। एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास कब यूज करते हैं, ये यूज्ड फॉर मिक्सचर्स। जैसे अगर नेचर में कुछ कंपाउंड का मिक्सचर है, वो मिक्सचर के लिए हम लोग एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं मिक्सचर के लिए। मान लीजिए ये कोई एक मिक्सचर है और इसके कई कंपोनेंट्स हैं, इसका मिक्सचर का कई कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट C1, इसका कंपोनेंट C2, कंपोनेंट C3 है, और इस कंपोनेंट का मोलर मास यहाँ पर हम लोग मान लीजिए M1 है, इसका मोलर मास, रिलेटिव मोलर मास M2 है, और ये रिलेटिव मोलर मास M3 है। ये मॉलिक्यूलर मास C1 का जो कंपोनेंट 1 M1, कंपोनेंट 2 का M2, कंपोनेंट 3 का M3, और भी कंपोनेंट हो सकता है। और इसका परसेंटेज जो है, परसेंटेज ये हम लोग बाय ये वॉल्यूम होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और बाय वॉल्यूम और मोल्स, कोई भी इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं। इसका अगर मान लेते हैं x है, इसका y है और इसका z है। परसेंटेज इस तरह से या डायरेक्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम रह सकता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है कि उसका इतना मोल्स है। तो यहाँ पर ये जो एवरेज या एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग वहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास में भी पढ़े थे, एवरेज एटॉमिक मास में। एवरेज तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट का मोलर मास इनटू उसका मोल या परसेंटेज, फिर दूसरे का M2 परसेंटेज प्लस M3 इंटू उसका परसेंटेज, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस
जेड। ये इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। ये बिल्कुल हम लोग एटॉमिक मास में भी यही कंसेप्ट लिए थे। तो जो कोई सब्सटेंस नेचर में मिक्सचर के रूप में पाया जाएगा, उस मिक्सचर के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए एक मिक्सचर यहाँ पर है, गैसियस मिक्सचर, और इस मिक्सचर में यहाँ पर इसमें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, और इसमें दो कंपोनेंट है, और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो ऑक्सीजन तो O2 हो गया, ओजोन O3 हो गया। अब इसका मान लीजिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम इसका दिया गया है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये 60% है और ये यहाँ पर 40%। तो मॉलिक्यूलर, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास मतलब वो एवरेज ही हो गया। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो मिक्सचर का अगर मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इसको हम लोग लेंगे क्या, ये मॉलिक्यूलर मास ये ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? पहला कंपोनेंट 32 इंटू परसेंटेज 60, इसका 48, ऑक्सीजन ओजोन का मोलर मास 16 इंटू 3, और उसका परसेंटेज कितना है? 40, और नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, और ये बाय 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 3840 बाय 100, दिस इज 38.40। ये उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो किसी भी मिक्सचर का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो इस तरह से, लेकिन ये याद रहे ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है या परसेंटेज ऑफ मोल्स होगा या नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है। लेकिन अगर परसेंटेज बाय मास दिया हुआ रहे तो उसको पहले परसेंटेज मास को पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब बनाना पड़ेगा। अगर मोल में कन्वर्ट हम लोग नहीं करेंगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये मास परसेंट दिया रहता है तो मास परसेंट को पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए, तब इस फार्मूला में पुट कीजिए, आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग को निकालना है यहाँ पर ये इस तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये निकालना है। तो एयर तो कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, एयर एक मिक्सचर है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एवरेज मॉलिक्यूलर मास का ही कंसेप्ट लेना होगा। तो एयर मिक्सचर किसका किसका होता है? N2 का ना, ये N2 होगा, O2 होगा, CO2 होगा और भी बाकी सब का। तो ये N2 का लगभग 78% होता है बाय वॉल्यूम, इसका 21%, इसका हो जाएगा 0.03%, वैसे ही और भी गैसेस का। तो यहाँ भी एयर का मॉलिक्यूलर मास जो निकालना होगा, सारे कंपोनेंट दिए हुए रहेंगे तब निकल सकता है। तो इस हिसाब से जो निकाला गया है एयर का, ये चीज़ याद रखना चाहिए हम लोग को, न्यूमेरिकल बनाने में ये ज़रूरी पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ पर जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास 28 इंटू क्या 78 प्लस ऑक्सीजन का 32 मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज 21 प्लस CO2 का 44
इंटू परसेंटेज 0.03। और भी गैसेस होंगे तो ऐसे डॉट डॉट, और नीचे सबका सम ऑलवेज क्या होगा, 100 होगा। तो ये जो वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 28.84, जिसको हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर, ये जो वैल्यू, ये इसको 29 मान लेते हैं। इसलिए एयर का जो मॉलिक्यूलर मास 29, ये याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग यही वैल्यू एज्यूम करके प्रॉब्लम बनाएंगे। तो एयर का मॉलिक्यूलर मास 29 है, इट इज़ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ नॉट इट्स एक्चुअल। ये एवरेज है क्योंकि ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास इसी मेथड से फाइंड किया जाता है।